हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि CUET UG 2025 प्रैक्टिस सेट जो हम आपको करवाने वाले हैं आज से, और इन प्रैक्टिस सेट से आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला है कि आप अपने ड्रीम कॉलेज में भी एंट्री कर सकते हैं। जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको यहां पर करवाए जाएंगे उनको आपको अच्छे से फोकस करना है और ध्यान से जो भी ट्रिक्स बताई जाएंगी उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा CUET UG प्रैक्टिस सेट 1 जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है यहां पर, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। कौन सा पास है जो जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करता है? चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पर, बनिहाल पास, नाथुला पास, नीति पास, रोहतांग पास। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, बनिहाल पास। अब मैं आपको इसमें एक बात बता दूं, जैसे आप देख रहे हैं यहां पे चार ऑप्शन है, तो थोड़ा सा होमवर्क इसमें आपको भी करना होगा कि इन चार ऑप्शंस की डिटेल्स आपको भी निकालनी होंगी, क्योंकि ये लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार वो इसमें कुछ ट्विस्ट कर दे तो कुछ और पूछ ले, तो बाकी ऑप्शंस पे आपको काम करना होगा। सो इसका आंसर क्या होगा भाई? सही, बनिहाल पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए भाई, इस प्रकार के आप ये मान के चलें कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको CUET UG के अंदर देखने के लिए मिलेंगे जनरल टेस्ट के अंदर। इसमें क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन देगा यहां पर, इस प्रकार से नीचे ये ऑप्शन दे देगा जिसमें आपको क्या करना होगा, इसको मैच करना होगा। अब यहां पे क्या कह रहा है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है भाई, ये पर्सन की बात हो रही है और यहां पे एरिया ऑफ वर्क, मतलब किस काम से वो संबंधित है। तो आप देखिए पहला नाम किसका है, विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है भाई वो क्या है, एक पोएट है, कवि, अगर आप इसका देखेंगे तो। फिर है कार्तिकेय साराभाई, ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। फिर है चरक, चरक का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, मेडिसिन से रिलेटेड है ये। और लास्ट है हमारे सत्येंद्र नाथ बोस जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो अगर हम देखें तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। इट मींस ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए आप, यहां पर आ गया मैथ्स का क्वेश्चन विच इज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपने बेसिक 10th क्लास तक सबने पढ़ा होगा, तो उसका ही इसके अंदर क्या करना है, हमें इस्तेमाल करना है। इसमें मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बता दूं, ये हमारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस 3 चीजें होती हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये बेस तब होता है जब थीटा यहां आपका कंसीडर होगा, ठीक। अब अगर हम यहां पर देखें इस सवाल को, उसने हमें क्या दिया हुआ है भाई, साइन ए की वैल्यू दी हुई है 4/5। इस ट्राइंगल से एक कंडीशन बनती है आपके पास PBP HHB। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर आप देखेंगे तो ये बराबर होता है साइन थीटा के। किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। और साइन ए जो हमें यहां पर दिया हुआ है, मैं इस ट्राइंगल को यहां ड्रॉ कर लेता हूं और इसको ए एंगल बोल देता हूं जिससे कि मेरा ये बेस हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू हमें यहां पर दी हुई है 4/5 और साइन किसके बराबर है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4, हाइपोटेनस है 5। अब यहां थोड़ा सा अगर हम देखें तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो ये तो बहुत छोटा है भाई। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। 3, 4, 5 हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। बट अगर आपको नहीं पता है तो इसके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है, h² = p² + b²। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और जो भी वैल्यू आपको गिवन है उसको इसमें रखकर जो गिवन नहीं है वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं अब हम यहां पर। हमारा परपेंडिकुलर पता लग गया, हमें हाइपोटेनस दे रखा था और बेस हमने निकाल लिया। अब हमसे उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है 3 - 10a एंड 2 + cos a। 10 की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन, सेकेंड इज कॉस एंड लास्ट इज
10। तो tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई? 4 है, और बेस कितना है हमारे पास? 3। इसी प्रकार से यहां पर कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस क्या है? 3 और हाइपोटेनस है हमारे पास 5। बस आपको इसको सॉल्व करना है और सही आंसर को टिक करना है। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 इट विल बी 5 अपॉन में 3। इसी प्रकार से आप इसका एलसीएम लेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 3 13 अपॉन में 5। 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी 13/3। ऑप्शन में है भाई? बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो भाई ये वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम आने के चांस होते हैं, तो हम उन्हीं चीजों को, उन्हीं कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। यहां पे देखिए भाई, ये कह रहा है अ मैन कैन रो अ बोट एट 8 किलोमीटर पर इन स्टिल वाटर, 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब एक व्यक्ति एक नाव को स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर सकता है? चला सकता है। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, यानी कि जो धारा की चाल है, जो धारा का प्रवाह है, वो अगर 2 किलोमीटर पर आवर है, सो इट टेक्स हिम 2 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक। अब इस पे ध्यान देना है भाई आप लोगों को। उसने क्या किया? सपोज ये एक पॉइंट है उसका नदी का, और ये दूसरा पॉइंट है। वो यहां से यहां तक जाता है, फिर वापस भी आता है भाई इधर। पहले वो इधर गया, देन फिर वो वापस आया। अब यहां पे क्या क्या गिवन है आपको? आपको बोट की स्पीड दे रखी है उसने 8 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड को हम x कंसीडर कर लेते हैं, विच इज 8 किलोमीटर पर आवर। और हमें वाटर करंट दे रखा है, मतलब पानी की गति बता रखी है, धारा का प्रवाह बता रखा है, विच इज 2 किलोमीटर पर आवर। अब किया क्या है उसने भाई? एक बार गया, एक बार वापस आया। तो यहां दो कंडीशन बनती हैं, विच इज डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम की बात करें तो 8 + 2 इट मींस 10 किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम की बात करें 8 - 2 विच इज 6 किलोमीटर पर आवर। बाकी इसका कंप्लीट कंसेप्ट भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें आगे। अब हमें निकालना क्या है? देन हाउ फार ऑफ इन किलोमीटर इज द प्लेस। हमें दूरी निकालनी है भाई, कितनी दूरी थी प्लेस की, वो पता करना है। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है भाई, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने इसमें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस ही तो हमें फाइंड आउट करना है, सो डिस्टेंस अपॉन में, एक बार क्या किया उसने, वो इस तरह गया जैसे धारा बह रही है, तो उस कंडीशन में स्पीड क्या निकाली हमने? 10 किलोमीटर पर आवर। फिर वो वहां से वापस भी आया, उस कंडीशन में हमने स्पीड क्या निकाली? 6 किलोमीटर पर आवर, सेम डिस्टेंस को कवर करते हुए। और इस काम को करने में, यानी कि एक बार जाना और एक बार वापस आना, इसमें उसे समय कितने का लग रहा है भाई? 2 घंटे का। कितने का समय लग रहा है? 2 घंटे का, 2 आवर्स। तो ये बन गया ना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू टाइम। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लो आप 10 और 6 का। अब एलसीएम कैसे लेते हैं भाई? हम ये देखेंगे कि ऐसी वैल्यू जो 10 के टेबल में भी आती हो और 6 के टेबल में भी आती हो। तो यहां पे हम किसको लिखते हैं भाई? 30। 6 के टेबल में भी आएगा और 10 के टेबल में भी आएगा। सो 10 के टेबल में 30 कितने पे आता है? 3 पे, सो इट विल बिकम 3D। और 6 के टेबल में 30 कितने पे आता है? 5 पे, तो 5D इज इक्वल टू 2। अब आपको इसको सॉल्व करना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा 8D/30 इज इक्वल टू 2। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा आपका, सो 8D इज इक्वल टू 60, देन D इज इक्वल टू 60/80, 15/2 इट मीन 7.5 किलोमीटर। है ऑप्शन में, ये रहा भाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है इसके अंदर। तो बेटा अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखेंगे। द फॉलोइंग स्टेट्स वर फॉर्म्ड आफ्टर 1960। ये नीचे कुछ स्टेट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है भाई, जो 1960 के बाद
बने हैं। वॉट वॉज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब यहां थोड़ा ऑप्शन गायब है, यहां पे ऑप्शन होते हैं हमारे कुछ जिसमें लिखा होता है इनका सीक्वेंस अलग अलग करके चार चार में। सो हम देखते हैं कि भाई कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं फिर भी कि किस प्रकार से इसको करना है। देखिए भाई, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, नागालैंड 1963 एंड गोवा 1987। तो इस प्रकार से ये स्टेट्स बनाए गए हैं इन ईयर्स के अंदर। तो बस अगर आपको नीचे ऑप्शंस दिखाई देंगे तो किस प्रकार से दिखाई देंगे, उसने बोला करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले कौन सा स्टेट आ रहा है भाई, सी। आफ्टर दैट कौन सा आएगा, ए, उसके बाद बी और लास्ट डी। समझ में आया आप लोगों के? क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपको? अगर क्लियर हो रहे हैं तो कमेंट्स में हमें बताएं, और अगर कोई आपका डाउट भी हो तो वो भी हमें कमेंट में बताएं, हम उसको क्लियर करेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, कह रहे आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस विच स्कीम्स ऑब्जेक्टिव इज टू कंडक्ट एन एनुअल सर्वे एट द ग्राम पंचायत लेवल टू मॉनिटर द प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रूरल एरियाज। क्या है सवाल का मतलब, थोड़ा बड़ा सवाल है, आप थोड़ा देखेंगे ध्यान से क्या पूछना चाह रहा है वो आपसे यहां पर कि भाई विच स्कीम ऑब्जेक्टिव इज टू, ये नीचे 4 स्कीम लिखी हुई है, कौन सी स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव होता है, टू कंडक्ट एनुअल सर्वे एट द ग्राम पंचायत लेवल। ग्राम पंचायत लेवल पर एक एनुअल सर्वे करवाना, किस चीज को मॉनिटर करने के लिए भाई, द प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ रूरल एरियाज, यानी कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें किस प्रकार से प्रोग्रेस हो रही है, इस चीज को मॉनिटर करने के लिए कौन सी योजना का इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा सर्वे करवाया जाता है। सो दैट इज मिशन अंत्योदय। यहां लिखा भी हुआ है 2022-23 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है भाई, तो ये है मिशन अंत्योदय। अब वही बात जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, 3 ऑप्शन यहां पे आपको अलग से नजर भी आ रहे हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, इसकी डिटेल्स आप निकालकर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ भाई ये भी एक हमारा अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है सीयूईटी में, लास्ट ईयर पूछा गया है 2024 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इज नॉट अ मेंबर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ऑल्सो नोन एज क्वाड। ठीक है भाई, क्वाड के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल 4 कंट्रीज आती हैं हमारी, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। ये 4 कंट्रीज हैं, और उसने पूछा क्या है कि इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है, तो चाइना नहीं है भाई, क्वाड का हिस्सा चाइना नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो भाई करेंसी और कंट्री से रिलेटेड है, देखें इसको कि किस देश की करेंसी क्या है। ये भी लास्ट ईयर पूछा हुआ सवाल है। आपको देखो यहां कंट्री दी हुई है और यहां पर करेंसी बताई गई है। सो म्यांमार की अगर हम बात करें भाई, म्यांमार की करेंसी क्या है, तो म्यांमार की करेंसी क्या है, क्यात, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, म्यांमार की क्यात। रशिया की भाई मैक्सिमम लोगों को पता होती है, दैट इज रूबल। ठीक है, फिर मलेशिया, मलेशिया की रिंगेट, ऑप्शन नंबर सी। और भूटान की क्या होगी, निगिलुत्रम, दैट इज डी। चलिए बच्चों अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट का ए का क्या बताया, 3rd, तो ए का 3rd 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें, बी का 1st ये भी 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमें, सी का क्या है भाई हमारे पास, सी का 4th, सी का 4th, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इसका हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार है, हु इज द फर्स्ट पे, बेटा ये एरर है थोड़ा सा, मैं इसको सही कर देता हूं, पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड इन इंडिया। ठीक है भाई, पहला एथलीट कौन है जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है भारत में। ठीक है, पैरा एथलीट मैं आपको बता दूं, पैरा ओलंपिक के बारे में आपने सुना होगा। पैरा का जो वर्ड इस्तेमाल होता है, ये वैसे तो हिंदी में भी पैरा ही बोला जाता है, बट विकलांग लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है भाई। तो यहां सवाल क्या है हमारा कि कौन से पैरा एथलीट हैं जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत में। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, देवेंद्र झंझरिया। ठीक है। जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो नहीं, इसको काट देना है ना। अरे तो चलिए बेटा, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम आगे भी इसी प्रकार से आपके लिए ये प्रीवियस ईयर पेपर्स लेकर आते रहें। तो देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल क्या है हमारा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेमू ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब भारत के किस राज्य में जेमू ग्लेशियर है। इसका आंसर है आप लोगों का सिक्किम। अब आप एक बात ध्यान रखना, जितने भी नेशनल पार्क है भारत के अंदर, नेशनल पार्क, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है। जैसे यहां पर ये ग्लेशियर के बारे में पूछा गया है, तो ये सब चीजें भी आपको अपने तरफ से रीड आउट करनी है ताकि आप लोगों को पता रहे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following substance is a bad conductor of electricity? ये साइंस का क्वेश्चन आ गया बच्चों, जिसमें वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है भाई। गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, ये सब तो भाई गुड कंडक्टर है। डायमंड इज द बैड कंडक्टर। और क्या होता है, कॉपर भी इसमें आ जाता है हमारा। कॉपर भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बताइए ये बात समझ में आई आप लोगों के। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने कुछ इस प्रकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, कौन सी बीमारी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी का नाम हमें बताना है। इनमें से कौन सी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है। अगर मैं आपको आंसर बताऊं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर। इसमें बाकी के अगर आप देखें, आर्थराइट्स, गोइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें ये किसकी वजह से होता है। गोइटर आपको पता है घेंगा, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको भी आपको देखना है। और अच्छा, जैसे ये सवाल में क्या पूछा है भाई, डिजीज। हमें ना विटामिन के बारे में भी पढ़ना है कि कौन कौन से विटामिन हमारे होते हैं। जैसे ये सवाल था कि प्रोटीन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, हमें किस चीज की डेफिशिएंसी की, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। विटामिन की अगर हम बात करें तो विटामिन के बारे में भी आपको पढ़ना है। आपके कौन कौन से विटामिन होते हैं भाई, ए, बी, सी, डी, ई और के। इन पांचों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी भी आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है, इसके बारे में भी आपको देखना है, जानकारी प्राप्त करनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट। अब ये नेवी इंस्टीट्यूशंस हैं और ये प्लेस है। कौन सा नेवी इंस्टीट्यूशन कहां पर है। जैसे INS चिल्का, ये आपका कहां पर होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उड़ीसा। ये उड़ीसा में होगा। INS हंसा, गोवा। INS सातवाहना, आंध्र प्रदेश। एंड लास्ट हमारा बच गया INS गरुड़ा, केरला। ऑप्शन नंबर डी। टैली कर लेते हैं इसके ऑप्शंस के साथ कि भाई क्या दिया गया है इसके अंदर। INS चिल्का का क्या बताया हमने, ओडिशा बताया आपको, यानी कि फर्स्ट। ए का फोर्थ, दो ऑप्शन है हमारे पास, सी और डी। बी का फर्स्ट, सेम दो ऑप्शन है। सी का हमारे पास क्या है भाई, सेकंड। सी का सेकंड, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर है इसके अंदर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को। समझ आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। देखो इसने यहां ये बता ही दिया कि रंगनाथ स्वामी जी का टेम्पल है जो कि कहां पर है, तमिलनाडु में। इज डेडिकेटेड टू विच डिटी, किस देव को ये समर्पित है, मतलब किस देवता का ये मंदिर है, हमें ये बताना है। लॉर्ड विष्णु, ऑप्शन नंबर
बी हमारा सही जवाब होगा इसके अंदर, लॉर्ड विष्णु, जो कि श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु में यह मंदिर है। और किस देवता का है? लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू कंडक्ट इलेक्शंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। नीचे आपको 4 आर्टिकल लिख के दिए हुए हैं, दैट इज आर्टिकल 324, 280, 264, आर्टिकल 26। किस आर्टिकल के तहत जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है भारत का, आपको पता है ये चुनाव कराता है, सारे चुनाव का प्रभार इसी के ऊपर होता है, ठीक है। सो किस आर्टिकल के तहत इसको पावर मिलती है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की? ठीक, सो दैट इज आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 के तहत ये चुनाव करवाता है भारत के अंदर। और इसके अंदर भाई सारे चुनाव आ जाते हैं, हमारे पार्लियामेंट के भी आ जाते हैं, प्रेसिडेंट का भी आ जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी आ जाता है। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ये हमें याद करना ही करना है, क्योंकि इससे आप मान के चलना कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने हैं। तो आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर लोकेटेड है, कौन से राज्य में है? तो भाई ये आसाम में है, आसाम राज्य के अंदर आमचंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और बेटा बताना जरूर है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट सेक्शन में हमें इस चीज की जानकारी जरूर देनी है। चलिए भाई ये भी अच्छा सवाल है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है? सो इसका सही जवाब है बच्चों बेंगलुरु। इसका सही जवाब क्या है? बेंगलुरु। अच्छा इसमें क्या है, अभी तो हम ये क्लास आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपके रिस्पॉन्स को देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम ये भी सोचेंगे कि हम इस क्लास को लाइव लेकर आए, ताकि आप लोग भी हमें यहां पर सही जवाब बताएं कि भाई किसका जवाब सही होगा। चलिए बेटा अब अपना अगला सवाल देखते हैं कि इसमें क्या बता रहा है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, हमने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी डाली है, आगे भी हमारी वीडियो इसके ऊपर आएगी। सो देखते हैं इसमें क्या रहेगा। हमें दिया हुआ है NEGI और MVTR, इसके बाद SING। अब मैंने आपको बताया था कि आप भाई प्लेस वैल्यू सबसे पहले इनको लिखेंगे इनकी। सो प्लेस वैल्यू अगर हम लिखें तो क्या होगी? N14, E5, G7 और I9, M13, V22, 2018। अब आप इसके अंदर अगर ध्यान दें तो मैंने आपको ऑपोजिट पैटर्न बताया था, जिसमें मैंने बताया था वीडियो के अंदर, अगर जिस बच्चे ने नहीं देखी है भाई उस वीडियो को जाकर जरूर देखें, कि ऑपोजिट का जो सम होता है वो 27 होता है और M ऑपोजिट N होता है। इसी प्रकार से E ऑपोजिट V होता है, G ऑपोजिट T होता है, I ऑपोजिट R होता है। तो यहां भी क्या चलेगा हमारा ऑपोजिट, ये 19 है, सम कितना होता है 27, तो 27 में से आप 19 माइनस करेंगे तो कितना 8 पे क्या आएगा बच्चों? H आएगा। ये 9 है, ऑपोजिट में 18 पे क्या आएगा हमारा? R आएगा। ठीक है बच्चों, N14, M, G7, 20 पे क्या आएगा? ये जो T अगर आपको याद हो तो उसमें आप देखना वीडियो में इसके बारे में बताया गया है, HRMT। सो हमारा सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर D, विच इज HRMT। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है भाई, और बहुत ही इजी है। दिखने में आपको ये लगेगा कि काफी बड़ा सवाल है, पर ये बहुत आसान सवाल है, हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखो क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज की रूपी मीन्स नोबडी लाइक क्रूअल। ठीक है, इसी प्रकार से आगे क्या है, की मी चा मीन्स किंग वॉज क्रूअल। अगला है रूपी चा मीन्स नोबडी लाइक किंग। पूछ क्या रहा है हमसे? कोडिंग किसकी पूछ रहा है? वॉज की पूछ रहा है, यानी कि
की रूपी का मतलब है नोबडी लाइक क्रूअल। अब आप ऐसा मत समझ लेना कि के आई का मतलब हो गया नोबडी, आर यू का मतलब हो गया लाइक, पी आई का मतलब हो गया क्रूअल। ऐसा नहीं होता है। इसमें आप देखो तो एक तरीके से 3 इक्वेशन बनी हुई है। मैं यहां लिख लूं एक बार, के आई आर यू पी आई, इसका क्या बता रखा है उसने, नोबडी लाइक किंग, सॉरी क्रूअल, नोबडी लाइक क्रूअल। सेकंड में क्या है, की मी चा, की मी चा, की मी चा मीन्स किंग वॉज क्रूअल। चलिए भाई, किंग वॉज क्रूअल। उसके बाद अगला क्या है हमारे पास, रू पी चा, रू पी चा, विच मीन्स नोबडी लाइक किंग, नोबडी लाइक किंग। तो बच्चों देखते हैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है। पहले आप देखो पहली 2 इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन नजर आ रही है आपको। इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, ये है की। इसी प्रकार से यहां देखो, यहां आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, क्रूअल। ये मैंने सर्कल कर दिया है। तो की का मतलब क्या है यहां पर, के आई मीन्स क्रूअल, के आई, क्रूअल के लिए कोडिंग किसकी इस्तेमाल हो रही है, के आई की। अब आगे आ जाओ, अगली 2 इक्वेशन देखो। चा क्या कॉमन है नेक्स्ट 2 इक्वेशन में, चा। इसके लिए मैं ये रेक्टेंगल बना देता हूं इस प्रकार से। और इसमें देखें अब क्या कॉमन है, तो किंग कॉमन है बच्चों, किंग यहां पर क्या है, कॉमन है। सो किंग कॉमन है, तो अब हमें बताना किसका है, वॉज का बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या बच गया हमारे पास, एम आई तो बच गया, ये जो ट्राइंगल में मैंने रखा एम आई ही तो बच गया। तो वॉज के लिए क्या हो जाएगा, एम आई। जैसा कि उसने हमसे पूछा था कि वॉज का कोड बताइए आप, तो वॉज का कोड क्या हो जाएगा भाई, एम आई हो जाएगा। अब अगर आपसे मान लो वो पूछ लेता, देखो मैं लिखता हूं यहां पर एम आई दैट इज वॉज। ये तो आपको पता लग रहा है के आई के लिए क्रूअल है, चा के लिए किंग है, ठीक है। अब जरा आप पहली और तीसरी इक्वेशन को कंपेयर करो, आर यू पी आई, इसमें नोबडी लाइक आ रहा है। तो यहां हम क्लियरली ये नहीं कह सकते कि आर यू नोबडी के लिए है या पी आई नोबडी के लिए है। समझ में आ रही है आप लोगों की बात। जैसा कि उसने हमसे पूछा था, एम आई का हमने बता दिया, वॉज का कोड क्या है, एम आई। क्लियर हो रहा है बच्चों, अगर समझ आ रहा है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो बच्चों ये था आज की क्लास का आखिरी सवाल। वैसे तो सवाल अभी और भी है, पर वीडियो की ड्यूरेशन को देखते हुए कि ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, आप लोगों को भी मजा आते रहना चाहिए, तो इसीलिए आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।